Hello friends, class 10th chemistry chapter 4 carbon and its compound. Today I will know about carbon and its compound. तो आज हम लोग कार्बन और इसके कंपाउंड के विषय में जानेंगे। फर्स्ट आते हैं कार्बन पे। तो कार्बन क्या है? आप लोग जानते हैं कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। तो कार्बन इज एन एलिमेंट, ठीक है। तो आपका कार्बन है, ये आपका क्या है? एक एलिमेंट है, डिनोटेड बाई कैपिटल सी। इसका सिंबल क्या है? सी, ठीक है ना। अगर हम इसके पहले फीचर्स पे ध्यान दें, ठीक है ना, फीचर्स ऑफ, अगर देखा जाए तो क्या है? कार्बन इज ए नॉन मेटल। सेकेंड अगर इसका फीचर्स है तो क्या है? कार्बन always forms covalent bond, ठीक है ना। और थर्ड क्या है? चूंकि नॉन मेटल है, कार्बन क्या करेगा? एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है ना। और थर्ड क्या है आपका? कार्बन इज टेट्रावैलेंट, ठीक है ना। कार्बन एटम जो है आपका, इसकी एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन आपका 6 होता है, ठीक है ना। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका जो आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा? सॉरी 4 हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना होंगे? इलेक्ट्रॉन्स आपके 4 होंगे, ठीक है ना। तो आपका अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेल में आपका 2 होगा और सेकेंड में क्या हो जाएगा? जो आपका यंग सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको अगर नोबल गैस का इनर्ट गैस का आपका फाइंड करना होगा तो क्या करेगा? इनर्ट गैस का कंस्ट्रक्शन के लिए, स्ट्रक्चर ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और अचीव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ए आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको और अचीव करना पड़ेगा। तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम इसकी वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम वैलेंसी सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है? कार्बन का क्या है? कार्बन इज टेट्रावैलेंट, क्योंकि इसके पास, इसकी वैलेंसी क्या है? इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए क्या चाहिए? इसमें और 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? ये 4 और भी एटम से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। फोर्थ अगर इसका देखा जाए तो क्या है? सेल्फ कॉम्बिनेशन। इसका एक फीचर्स क्या है? सेल्फ कॉम्बिनेशन। तो सेल्फ कॉम्बिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन of a carbon atoms to form a long chain, ठीक है। सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जो कार्बन के एटम्स हैं एक लंबी चेन फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, ये आपस में रिएक्ट करके। जैसे यहां पे अगर देखा जाए, इस तरह एक लंबी चेन फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन। मतलब कार्बन का ये एटम एक दूसरे से रिएक्ट करके एक लंबी चेन फॉर्म करता है। अब ये चेन जो होती है ये 3 तरह की होती है, ठीक है ना। एक आपका होता है स्ट्रेट चेन, ठीक है ना। एक होता है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन क्या होता है? ये आपका स्ट्रेट चेन है जिसमें जो कार्बन के एटम्स क्या है एक लंबी कतार में जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। और ब्रांच चेन में क्या होता है? ब्रांच चेन जो होता है, अब यहां से क्या होगा? एक ऐसे ब्रांच हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से आपका एक ब्रांच हो गया, ये उसको बोलते हैं ब्रांच चेन। ये हो जाएगा आपका ब्रांच चेन ऑफ कार्बन एटम्स, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, एंड थर्ड आता है क्लोज्ड चेन, ठीक है ना। जो सेल्फ कॉम्बिनेशन में है थर्ड आता है आपका क्लोज्ड चेन।
इसको रिंग फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, ठीक है, यहां पे क्या होगा, क्योंकि प्रत्येक कार्बन के लिए कितना चाहिए, 4 अदर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए क्लोज्ड रिंग फॉर्म है, ठीक है ना, एक क्लोज्ड शेप में है, तो क्लोज्ड चेन है, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड चेन। तो यहाँ पे सेल्फ कॉम्बिनेशन में जो कार्बन के एटम होते हैं एक लॉन्ग चेन में जुड़े रहते हैं दूसरे एटम से, तो ये इनके फीचर्स हो गए। फोर्थ देखते हैं, ठीक है ना, तो ये आपके कार्बन के फीचर हो गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑकरेंस ऑफ कार्बन। नेक्स्ट आते हैं ऑकरेंस ऑफ कार्बन। हमारे कार्बन हैं वो कहाँ से हमें प्राप्त हो सकते हैं, तो इसके 2 वे, ठीक है ना। फर्स्ट अगर देखा जाए, ये आपका एक कंबाइंड स्टेट, और सेकेंड अगर देखा जाए तो क्या, फ्री स्टेट। हमारे कार्बन हैं वो हमारे कंबाइंड स्टेट में और फ्री स्टेट में दोनों में अवेलेबल है। अब अगर कंबाइंड स्टेट की बात करें तो कंबाइंड स्टेट में क्या, एक तो आपका सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका एटमॉस्फेयर में, ठीक है। सेकेंड आपका है कार्बोनेट, ठीक है ना, जिसमें क्या आ सकता है, आपका मार्बल है, लाइम स्टोन है और चाक। थर्ड आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, कार्बोनेट में ही आ गया हो। आपका फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स में आपका कोल, पेट्रोलियम एंड आपका नेचुरल गैस। और आपका फोर्थ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें क्या क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये आपके कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में क्या, यहाँ पे कार्बन फ्री अवस्था में नहीं रहता, यहाँ पे कार्बन के एटम किसी न किसी कंपाउंड के रूप में होते हैं। कंबाइंड स्टेट मीन्स कंपाउंड फॉर्म में अवेलेबल है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, ये क्या है, एक कंपाउंड है। कार्बोनेट के फॉर्म में, जैसे हम सोडियम का ले, ठीक है ना, तो कार्बोनेट के फॉर्म में जो कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन है, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में फॉसिल फ्यूल्स जो हमारा कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ठीक है ना, तो कोल भी क्या है, उसमें भी आपके कार्बन के एटम होते हैं। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जनरली हमारे कार्बन मेड होते हैं, ठीक है ना। और टॉपिक में हमारा स्पेशली इसी पे फोकस भी करना, ठीक है। अब हमारा ये हो गया कंबाइंड स्टेट। अगर हम फ्री स्टेट देखें, ठीक है, तो फ्री स्टेट में देखें तो फ्री स्टेट में केवल आता है आपका डायमंड का फॉर्म होता है, और सेकेंड क्या है आपका ग्रेफाइट, और थर्ड एक रिसेंटली अभी डिस्कवर्ड हुआ है, उसको बोलते हैं बकमिस्टर फुलेन। तो यहाँ पर फर्स्ट लगता है डायमंड, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए तो ए हो गया, ठीक है। डायमंड सेकेंड हो गया आपका ग्रेफाइट, और थर्ड आपका बकमिस्टर फुलेन। तो ये आपके 3 ऐसे हैं जो कि फ्री स्टेट में मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट का, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर में है कार्बन केवल कितना है 0.02%, ठीक है। और जो हमारा मिनरल्स के फॉर्म में जो अर्थ क्रस्ट में है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर बल्कि कर लीजिए 0.03%, और ये आपका है 0.02% ओनली। Very few percentage of available carbon atoms, but carbon atoms is a non-metal, but it can
प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डेली आवर लाइफ। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। क्योंकि जो हमारा लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो क्या है, वो कार्बन बेस्ड है। तो कार्बन बेस्ड हैं तो वहाँ पे जो कार्बन है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे अगर हम फ्री स्टेट की बात करें तो डायमंड, ग्रेफाइट और आपका जो थर्ड रिसेंटली अभी डिस्कवर हुआ मिस्टर फुलवेन, इन तीनों पे हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड आते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब यहाँ कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं? तो एलोट्रोप्स क्या है, पहले इसकी डिफिनेशन थोड़ा जान लीजिए। तो एलोट्रोप्स होता है द वेरियस physical forms in which an element can exist are called एलोट्रोप्स, ठीक है ना। अगर कार्बन के एलोट्रोप्स की बात करें तो क्या है? फर्स्ट आपका है डायमंड, सेकेंड आपका ग्रेफाइट और थर्ड आपका जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ था बाय मिस्टर फुलवेन। अब यहाँ पे एलोट्रोप्स क्या है? जो हमारे फिजिकल फॉर्म्स, ठीक है ना, यानी कार्बन का ही एटम है बट उसका फिजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है, तो वह तीन तरह में पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट। बट अभी रिसेंटली जो डिस्कवर्ड हुआ था ये आपका थर्ड एक इसमें और ऐड हो गया है, ठीक है ना। जैसे आप एक ही लड़का है बट कोई ब्लैक कलर का है, कोई गोरा है, कोई चिट्टा है, जस्ट लाइक उसका क्या एलोट्रोप्स है, बट है तो क्या वो लड़का है। उसी तरह यहाँ पे है कार्बन, यानी जो डायमंड है अगर इसको भी अगर हम बर्न करें, ठीक है ना, इसको भी स्ट्रांगली बर्न करें तो क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाता है। क्योंकि कार्बन को अगर ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर स्ट्रांगली चेंज हीट करते हैं तो अगर हम डायमंड को भी अगर बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ग्रेफाइट में भी प्रोड्यूस होती है, और जो रिसेंटली अभी डिस्कवर्ड हुआ ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस करता है। तो इससे क्लियर होता है कि किससे बना हुआ, केवल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं होता, केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब क्या है, टोटल कार्बन एटम से मिलकर बना, ये भी टोटल कार्बन एटम से मिलकर बना है, ये भी टोटल कार्बन एटम से मिलकर बना है। बट अगर डायमंड की बात करें, फर्स्ट अगर ले डायमंड की बात करें तो क्या, तो डायमंड आपका एक कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, और क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस रखता है। इसका मतलब क्या है, लस्टरस, जस्ट लाइक चमक, ठीक है ना। जो हमारा डायमंड है वो एक कलरलेस, ट्रांसपेरेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है इसमें, ठीक है ना। अब हमारा जो डायमंड है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बना, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक। अब यहां पे क्या, इसमें जो कार्बन का एटम है, ठीक है ना, एवरी कार्बन एटम्स कनेक्टेड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है ना। यहाँ पे जो प्रत्येक कार्बन एटम्स हैं 4 अदर कार्बन एटम से कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसका जो बॉन्ड होता है क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड है। अब ये क्या है, एक हार्ड सब्सटेंस है, तो इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वेरी हाई है। यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, सभी क्या है, एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। तो देयर आर नो एनी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो ए डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती क्योंकि यहां पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, सब एक दूसरे से हार्डली कनेक्टेड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब अगर ग्रेफाइट की बात करें, ठीक है ना,
तो ये भी कार्बन का एलोट्रोप्स है, बट ग्रेफाइट क्या है, ये आपका डार्क ग्रेस ब्लैक कलर का होता है, ये अपेक्यू होता है, ठीक है ना, और ट्रांसपेरेंट होता था, ये अपेक्यू होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये काफी हार्ड होता है, बट इसके अगर कंपेयर में देखा जाए तो क्या है, ये सॉफ्ट है, ये क्या है, सॉफ्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट, यहाँ पे क्या है, इवरी कार्बन एटम्स और अदर कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, बट यहाँ पे ग्रेफाइट के कंस्ट्रक्शन में क्या है कि जो प्रत्येक कार्बन एटम्स है, ठीक है ना, केवल 3 अदर कार्बन एटम से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन एटम्स है ग्रेफाइट में, वहां पे जो कार्बन एटम्स है केवल 3 अदर कार्बन एटम से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फ्री बचा रहता है, ठीक है ना। तो जो आपका ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करता है, ये मूव करने के लिए फ्री होता है। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, इन ग्रेफाइट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, सो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए ग्रेफाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, ठीक है ना, बट डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। इसका रीजन यही है। तो यहाँ पे जो एक फ्लैट हेक्सागोनल फॉर्म होता है, ठीक है ना, यहाँ पे जो आपका डायमंड की कंस्ट्रक्शन में क्या है, वहां पे हेक्सागोनल होता है बट वर्टिकल होता है, और एक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अब थर्ड जो आता है बकमिस्टर फुलेन, इसका भी थोड़ा सा देख लीजिए केवल नॉलेज के लिए। इसका जो वन मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, किसका, आपका बकमिस्टर फुलेन का वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू होता है 60 एटम्स ऑफ कार्बन। अभी जो आपका अमेरिकन आर्किटेक्ट थे बकमिस्टर, इन्हीं के नाम पर इन्होंने जब डिस्कवर्ड किया, तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी डिस्कवर्ड करते हैं अपने नाम पे इतना टेढ़ा नाम रख देते हैं, जिसको हम लोग को नाम लेने में भी दिक्कत होती है। तो इन्होंने जो कि डिस्कवर्ड किया था, इसमें इन्होंने इसका नाम भी अपने नाम पे रख दिया बकमिस्टर फुलेन। इसमें 60 एटम्स होता है। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है फुटबॉल की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे जो 60 एटम्स हैं, ये आपस में कनेक्ट होके आपके 20 हेक्सागन एंड 12 जो है पेंटागन्स बनाते हैं। यानी इसका जो शेप होता है इस तरह फुटबॉल का शेप होता है, सर्कुलर शेप होता है। इसमें जो एटम्स कनेक्टेड होते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ एटम कितने होते हैं, ये 60 होता है। जो 60 एटम्स है, इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है इस तरह का हेक्सागोन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो 20 होता है, और जो पेंटागन का स्ट्रक्चर बनता है वो आपका 12 होता है। अगर इस तरह देखें तो कहेंगे कि 20 अगर स्ट्रक्चर है हेक्सागन का, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हो गया 120, और 12 मल्टीप्लाई बाई 5 60, तो टोटल तो 180 एटम्स हो गए। ऐसा नहीं है, जैसे जो हेक्सागन फॉर्म होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट जो हेक्सागन फॉर्म होगा उसमें क्या होगा, ये दोनों एटम्स क्या होंगे, कॉमन हो जाएंगे। फिर इसमें कॉमन, ऐसे बहुत से एटम्स क्या है एक दूसरे में जो पेंटागन भी फॉर्म करते तो क्या होता है, कॉमन हो जाते। तो जो कॉमन एटम है वो इसी की वजह से इसकी जो टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स का जो काउंटिंग क्या है 60 एटम्स, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बिटवीन द डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है ना तो ये ज्यादा हार्ड है और ना ही ज्यादा सॉफ्ट है, बिटवीन द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। इसकी जो प्रॉपर्टीज है डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में, और अभी इसकी बहुत सी चीजें अभी डिस्कवर होना बाकी है, अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। तो अब हम लोग एलोटॉप्स जान गए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब अगर देखा जाए डायमंड का यूज देखा जाए, यूजेज ऑफ डायमंड क्या, डायमंड इज यूज टू मेकिंग ज्वेलरीज बनाने में, डायमंड इज यूज फॉर मेकिंग आपका कटिंग टूल्स लाइक ग्लास कटर, ठीक है। डायमंड इज यूज फॉर मेकिंग ए टूल्स ड्रिलिंग वेल ऑफ आइल्स, जो हमारे आइल्स के कुआं होते हैं उनको भी ड्रिलिंग करने के लिए हमें डायमंड
की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि डायमंड क्या है, बहुत ही हार्ड आपका है एलिमेंट है, और हार्ड की वजह से क्या है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई है, वेरी वेरी हाई है। अगर हम ग्रेफाइट यूज कर बात करें, यूजेज ऑफ ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का यूज क्या है, जनरली आपके इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज होता है। ग्रेफाइट से हमको लुब्रिकेंट बनाने में यूज होता है, जो आपका मूविंग पार्ट्स है मशीन में, वहां पे लुब्रिकेंट के लिए यूज किया जाता है। ग्रेफाइट आपका जो पेंसिल है उसमें भी यूज करते हैं, ठीक है, तो आपका पेंसिल में, इलेक्ट्रोड्स में और लुब्रिकेट आयल में, ठीक है ना, इस सब बनाने में इसके यूज होते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस पे हमें बात करना, जहां पे आपके कंपाउंड्स लिखा है, तो यहाँ पे जनरली हम आएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। जनरली हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, जो कार्बन से बने होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। बट थोड़ी सी डिफिनेशन लिख देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या, द ऑल लिविंग थिंग्स like plants and animals are made up of carbon based compounds are called organic compounds, ठीक है। तो all living things like plants and animals are made up of carbon based compound, यानी जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है ना, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, हमारे में क्या है, हम लोगों में कार्बन से जो बने कंपाउंड्स हैं, हम जनरली उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो कार्बन से बना कंपाउंड और भी क्या है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका कार्बोनेट हो गया, आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, आपका कार्बाइड हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उसी को बोलेंगे जो हमें हमारे जो प्लांट्स और एनिमल के अंदर, ठीक है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, तो जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो अवेलेबल रहता है कार्बन का, उसको जनरली इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं रखते। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसकी जो प्रॉपर्टीज है उससे डिफरेंट है, इसलिए हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में रखते हैं। भले कार्बन मेट तो ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन होता है, कार्बोनेट में भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी कार्बन होता है, यहाँ तक कि कार्बाइड में भी कार्बन होता है, बट यहाँ जो कार्बन के कंपाउंड है ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। तो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये लार्ज नंबर्स ऑफ अवेलेबल कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ये मिलियंस नंबर्स ऑफ में, ठीक है ना। उसका रीजन क्या, उसके दो रीजन है, ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। दो रीजन क्या, इसके दो रीजन है जिससे कि ये लार्ज नंबर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, ये मिलियंस की संख्या में। इसका फर्स्ट रीजन है आपका सेल्फ कॉम्बिनेशन, जो हमने अभी पीछे बताया था, ठीक है। सेल्फ कॉम्बिनेशन में क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बन एटम्स टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, एक लॉन्ग चेन में बना सकता है, ठीक है ना, यानी एक ही कार्बन एटम्स बहुत सी लंबी चेन में बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लार्ज नंबर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड हमारा बनता है। और आपका जो सेल्फ कॉम्बिनेशन है तीन तरह का मैंने बताया था, एक स्ट्रेट चेन होता है,
एक आपका ब्रांच चेन होता है, एक आपका क्लोज चेन जिसको रिंग फार्म चेन कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा रीजन है आपका टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी होने के कारण नॉन मेटल में कार्बन नॉन मेटल है, बट इसकी वैलेंसी क्या है, जितने भी नॉन मेटल है सबसे हाई है। तो ये 4 अदर भी एटम से रिएक्ट कर सकता है। अपना इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 4 अदर एटम से भी रिएक्ट करता है। इसलिए इसका जो रिएक्शन क्षमता क्या है, 4 अदर एटम से रिएक्ट कर सकता है। तो इसलिए इसके वजह से क्या होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हमारा फॉर्म होता है। अब हम यहाँ पे कुछ सम आपका इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स की हम बात करेंगे। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहां पे हम सम कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को केवल लेते हैं। इसमें कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन है, हम आपकी एनसीईआरटी बेस के आधार पे ले रहे हैं। फर्स्ट आपका आता है हाइड्रोकार्बन्स, सेकेंड आपका आता है हैलो एल्केन्स, इसको बोलते हैं हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। थर्ड आपका आता है अल्कोहल्स, फोर्थ आपका है एल्डिहाइड्स, और फिफ्थ आपका है कीटोन्स, और आपका सिक्स जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट कौन कौन से, आपका फर्स्ट हो गया हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स हो गया। अब यह आपको हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, आपका अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और ऑर्गेनिक एसिड। अब हम फर्स्ट की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन की बात है, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट लेते हैं आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, एक कंपाउंड which is made of carbon and hydrogen only, called hydrocarbons. हमारा एक ऐसा कंपाउंड जो कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर इसका एग्जांपल देखें तो क्या, जैसे आपका मीथेन है, आपका इथेन है, मीथेन है, ठीक है ना। ये क्या है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इसी तरह आपका लेंगे तो आपका ब्यूटेन है, ठीक। तो इस तरह बहुत से हैं, तो अभी नेक्स्ट में आएंगे तो चर्चा होगी इस पर। तो आपके हाइड्रोकार्बन से दो तरह का होता है। फर्स्ट आपका सैचुरेटेड और आपका सेकेंड है अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम से जो मिलकर बना हो ओनली, उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड कहेंगे। अब जो हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, तो इसकी भी डिफिनेशन लिखते हैं। फर्स्ट आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है? ए हाइड्रोकार्बन्स in which the carbon atoms are connected by a single bond. सिंगल यहाँ पे कोवैलेंट कह लीजिए, कोवैलेंट बॉन्ड तो फॉर्म करता ही है, लिखेंगे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड are called saturated हाइड्रोकार्बन्स। वो हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, आपका हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड इन विच द कार्बन atoms are connected by a single covalent bond are called saturated hydrocarbons. It is also known alkanes. इसी को हम एल्केन्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, एल्केन। तो यहाँ पे एल्केन कहिए या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहिए, दोनों एक ही है, ठीक है ना। एल्केन भी क्या है? एल्केन इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है? जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। जैसे एग्जांपल है तो क्या है? आपका मीथेन है, इथेन है, ठीक है ना। यहाँ इसका स्ट्रक्चर करें तो क्या है? इथेन का देखें तो क्या है? क्लियर? यहाँ पे क्या है? C2H6, इसको बोलते हैं इथेन, ठीक है ना। इसी तरह C3H8, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? आपका इथेन है। इथेन में क्या? इसके सबके बीच में क्या है? दोनों कार्बन के बीच में क्या हमारा? सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये क्या है? जब सिंगल बॉन्ड है, ऐसी तरह आपका ये प्रोपेन है। प्रोपेन को क्या बोलेंगे यहाँ पे? ठीक है। आपका हाइड्रोजन कितना? 8 एटम्स है और कार्बन के कितने? 3 एटम्स है, ठीक है ना। एक कार्बन को कितना चाहिए? क्योंकि टेट्रावैलेंट है तो इसमें हमको 4 सिंगल बॉन्ड चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसको 4 चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है? सबके साथ कार्बन के साथ क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या है? ये आपके हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनको हम एल्केन्स भी बोलते हैं। अब आते हैं सेकेंड, आते हैं अनसैचुरेटेड। आपका यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसकी डिफिनेशन अगर लिखा जाए तो ए हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ए डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता और कार्य क्या हो जाता है यहाँ पे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड हो जिसमें हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 तरह के हो जाते हैं, ठीक है ना। एक होता है एल्कीन और सेकेंड होता है अल्काइन। सेकेंड होता है एक अल्काइन और एल्कीन। जो एल्कीन होता है इसमें क्या होता है? आपका डबल बॉन्ड होता है और इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, एग्जाम्पल है अगर हम अनसैचुरेटेड का जिसमें एल्कीन हो तो इसको क्या बोलेंगे? जैसे हम ले लिया एक इथीन ले लिया,
क्या हो गया, इथीन। इसका फार्मूला क्या होता है, C2H4। अभी आगे डिस्कस करेंगे तो कैसे इसका नेमिंग होता है वो हम बताएंगे। तो इथीन अगर इसको हम करें तो क्या है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन के 4 एटम हो गया और कार्बन का 2 एटम हो गया। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2 इधर से, 4 इसके पास था, 8 इसका भी हो गया, 8 इसका भी हो गया। यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या होगा, अनसेचुरेटेड हो गया, ठीक है ना, ये एल्कीन हो गया। इसी तरह अगर हम आते हैं, ठीक है ना, C2H2, ठीक है। अब यहाँ पे इथाइन का अगर ले लें हम, ठीक है ना, यहाँ क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये अल्काइल ग्रुप का, ये अल्कीन ग्रुप का। हम आते हैं अल्केन, एल्कीन एंड अल्काइल। हमारा अल्केन हाइड्रोकार्बन था, ठीक क्या था, एसैचुरेटेड था। इसमें आपका क्या था, सिंगल बॉन्ड था बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, ठीक है। यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड था बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, और यहाँ पे ट्रिपल था, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ की अगर बात करते हैं तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन क्या है, जनरल फार्मूला ऑफ आपका CnH2n+2, ठीक है ना। अगर यहाँ C की वैल्यू रखिए तो क्या हो जाएगा, जैसे C=1 ले लें तो क्या हो जाएगा, C, यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, CH4 बनेगा, ठीक है ना। इस तरह जब C की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि 2n+2, तो A आपका जो बनेगा, A एल्केन मीन्स एन ग्रुप का होगा, ठीक है ना। उसमें लास्ट में क्या वर्ड लगा रहेगा, ANE, ठीक है। जैसे इसमें मीथेन, ठीक है, तो इसमें एन जुड़ जाएगा, ये क्या है आपका इथेन, एन जुड़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या है आपका प्रोपेन, इसमें एन जुड़ जाएगा। तो जो हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो उसमें जो नंबर्स ऑफ कार्बन है उसके आधार पे इसके नेमिंग होता है, ठीक है ना। इस तरह जब अल्कीन की बात करेंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है, तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्कीन का आपका जनरल फार्मूला हो जाएगा आपका CnH2n, ठीक है ना। अगर इसका बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे C की वैल्यू अगर 1 ले, कार्बन का एक एटम ले तो क्या हो जाएगा, एक एटम पे, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एल्कीन में फॉर्म नहीं होता, इसलिए जब भी होगा क्या होगा, यहाँ पे हमको 2 एटम लेना पड़ेगा, तो C2 लगेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H4 होगा, क्योंकि अगर C की वैल्यू 1 लेंगे तो हम क्या होगा, CH2, तो CH2 में फॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें ऑक्टेट पूरा करना है ना। तो यहाँ पे जब भी एल्कीन में होगा, कार्बन का मिनिमम एटम क्या होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए। इसी तरह जब C3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वर्ड आएगा क्या होगा, ENE जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या, ये आपका हो जाएगा इथीन हो जाएगा, ठीक है। ENE यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वर्ड हो गया। अगर इसी तरह अल्काइन का बात करें तो क्या, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसका जनरल फार्मूला क्या है, अगर जनरल फार्मूला इसका देखा जाए तो क्या आपका हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है ना। अगर यहाँ के C की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ के C की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C2 क्या हो जाएगा, H2, जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, H4, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसको, इथाइन,
यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसको, प्रोपाइन, यहाँ पे ब्यूटाइन। तो इस तरह इसका हम नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी जब IUPAC पद्धति पढ़ाएंगे उसमें, तो उसमें हम और जिक्र करेंगे इसको बढ़िया से। अब आपका हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस, ये क्या है आपके, जो एल्केन आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, बट एल्कीन एंड अल्काइन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है ना। अब इसमें एक आता है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल, एक आते हैं इसमें अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स क्या होता है आपका, ये Y है, द ग्रुप्स formed by the removal of hydrogen atom. Removal of a, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम from alkane group is called alkyl group, ठीक है ना। The group formed by the removal of a hydrogen atom from alkane group is called alkyl group। यहाँ पे जो alkane group है, alkane group क्या था हमारा, जैसे CH4 था, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बात करें तो क्या, ये आपका, ठीक है, इस आपका CH4 है, मीथेन है। अब यहां से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, जिसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है ना। तो हम जनरली इस तरह लिख के क्या बोलते हैं, इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं। एक्चुअली में हमको लिखना चाहिए जो बॉन्ड बनता है, जैसे सपोज करिए C2H6, तो हमारा क्या हुआ, हम लिखते हैं CH3CH3, ठीक है ना। ये लिखने में आसान हो इसलिए हम ऐसा लिखते हैं, बट हमको लिखना कैसे चाहिए, H3C और, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है किसके बीच में, CC के बीच में। यहाँ पे क्या है, हमको लग रहा है हाइड्रोजन के बीच में, बट ऐसा नहीं, बस लिखने में आसान हो इसलिए हम H3C ना लिख के हम CH3 लिखेंगे, बट दोनों सही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, अब इसको हम मिथाइल बोलेंगे, ठीक है ना। ये जो YL है इसके नेम के आगे लग जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह जैसे C2H6 है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, C2H5, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो ये पे क्या हो जाएगा, ये इथाइल ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है, ये इथाइल ग्रुप का हो गया, ये आपका मिथाइल ग्रुप का हो गया, ठीक है। तो आपका ये अल्काइल ग्रुप्स है। तो अल्काइल ग्रुप्स क्या है आपका, जहां पे हमारा एक हाइड्रोजन एटम जो भी कोई एल्केन ग्रुप से जब रिमूव होता है तो कौन सा ग्रुप बन जाता है, अल्काइल ग्रुप बन जाता है, ठीक है ना। जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया तो क्या हो गया, मिथाइल हो गया। ऐसे इथेन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो क्या हो गया, इथाइल हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में इसको कैसे डिनोट करते हैं, आपका जैसे इसको बोलते हैं मिथाइल, मिथाइल है, मेथिल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन मिथाइल, मेथिल। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथिल, ठीक है। इस तरह प्रोपाइल। तो यहाँ पे जो ये डैश है ये बता रहा है कि इसमें एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया। अगर इसका जनरल फार्मूला लिखे तो क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप। यहां पे क्या है, क्या लेंगे, CnH2n-1, ठीक है ना। अगर C का जो कार्बन अगर n एटम होगा तो हाइड्रोजन का एटम क्या होगा, 2n-1 होगा, और प्लस साथ में क्या होगा, एक इस तरह 60 आपका मार्क होगा डैश का, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है अल्काइल ग्रुप,
ठीक है ना। अगर इस पे एक सैंपल प्रॉब्लम है, फाइंड द नंबर ऑफ covalent bonds in the ethane molecules. इथेन का क्या होता है C2H6। यहां कह रहा है कि कितने इसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे, ठीक है ना। अगर इसको स्ट्रक्चर में फाइंड किया जाए तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और कार्बन एटम कितने 2। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ टोटल नंबर्स ऑफ बॉन्ड्स क्या हो जाएगा 7। इसी तरह अगर यहां पे लिख दिया जाए C3H8 प्रोपेन, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो जाएंगे, तो यहां पे हो जाएगा ठीक है ना। हमें यहां पे एक केयर करना है कि जो भी कार्बन का एटम होगा इसके चारों तरफ कितना होना चाहिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट करना, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल सिंगल यहाँ पे 4 होगा, अगर कोई डबल होगा तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे नहीं रहेगा डबल। तो अगर यहाँ पे है तो क्या है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 होगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 8 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हाइड्रोजन का पूरा और प्लस कार्बन का जो होगा उसमें -1 कर लेंगे, तो यहाँ पे 3 -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। जब भी अल्केन ग्रुप का अगर होगा तो अल्केन ग्रुप के लिए क्या है, हाइड्रोजन का जितना एटम्स हो प्लस कार्बन के एटम -1 कर लेंगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएगा। तो आपको अगर सिंपल है तो सीधे ऐसे आप उसका स्ट्रक्चर बना के काउंट करके दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है, तो यहां पे डिफिनेशन लिख दे रहा है, द हाइड्रोकार्बन्स in which the carbon atoms are arranged in the form of ring are called साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है, जिसमें जो कार्बन एटम्स इस तरह अरेंज्ड हो, किस तरह, एक रिंग के फॉर्म में। रिंग का फॉर्म क्या है, एक क्लोज्ड शेप में हो, ठीक है ना। जैसे अगर एग्जांपल है, यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, आपका C6H10, ठीक है ना। यहां पे क्या है, यहां पे कार्बन एटम 6 है तो इसको बोलते हैं हम साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अभी जस्ट अभी जब अभी आएंगे तो बताएंगे। अब यहां पे देखिए क्या है, अगर इसका फॉर्म स्ट्रक्चर किया जाए तो क्या होगा, एक सी आपका यहाँ कार्बन के कितने एटम्स है, कार्बन के 6 एटम्स है और हाइड्रोजन कितने हैं 12 है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए सारे अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, 2 यहां से 2 इधर से,
ये भी 4 कंप्लीट, इसका भी 4 कंप्लीट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड था तो मैंने बताया था कौन से ग्रुप में होता है, ये अल्केन ग्रुप में होता है। जब ये अल्केन ग्रुप में होता है तो वहां पे क्या लगेगा, एन लगेगा, और चूंकि 6 कार्बन के एटम है तो यहाँ हेक्सेन हो जाएगा। और ये चूंकि क्लोज्ड लूप फॉर्म में, ठीक है ना, यानी रिंग के फॉर्म में, रिंग का मतलब क्या है, रिंग का मतलब कि क्लोज्ड लूप से मतलब है, तो यहाँ चूंकि रिंग के फॉर्म में है तो इसलिए बोलते हैं इसको साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। अब रिंग के फॉर्म अगर हमको बनाना है तो मिनिमम कितने कार्बन एटम चाहिए, कोई भी रिंग का फॉर्म बनेगा तो एक कार्बन एटम मिनिमम 3 चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब भी होगा 3 कार्बन एटम से शुरू होगा, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो प्रोपेन, इसी तरह साइक्लो ब्यूटेन। यहां पे कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे 3 कार्बन एटम होगा तो साइक्लोपेन प्रोपेन, अगर 4 होगा तो क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, अगर यहाँ पे 5 कार्बन के एटम होंगे तो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। तो जो हमारा ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है ये भी हमारा 2 तरह का होता है, एक सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड, और एक होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे चाहे आपका साइक्लोप्रोपेन हो, साइक्लोब्यूटेन हो, साइक्लोपेंटेन हो, साइक्लोहेक्सेन हो, इसमें क्या है, सब सिंगल बॉन्ड है। इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में भी हमने पढ़ रखा था, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड होगा, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है यहाँ पे क्या है, सब सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ये सब सैचुरेटेड है, ठीक है ना। तो आपका साइक्लोहेक्सेन हुआ, साइक्लोप्रोपेन हुआ, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, क्या आपका ये सैचुरेटेड हो गया। अब अनसैचुरेटेड की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहां पे अनसैचुरेटेड का एग्जांपल लेते हैं। यहां पे हो गया आपका अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। यहां पे एग्जांपल है तो क्या हो जाएगा, ये आपका, इसको बोलते हैं बेंजीन, ठीक है ना। यहाँ ENE ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें क्या आएगा, डबल बॉन्ड होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, ये भी आपका कार्बन का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के 6 एटम है, एक इससे हो गया, एक इस कार्बन से हो गया, इस कार्बन एटम से हो गया, नेक्स्ट इससे हो गया, एक इससे हो गया और एक इससे हो गया। इसको ऑक्टेट पूरा करना होगा, क्या हो गया, यहाँ 4 हो गया, ये क्या डबल बॉन्ड बना। अगर यहाँ देखें तो क्या होगा, एक इससे 2 इधर और एक इधर, ये 4 हो गया। यहाँ भी देखिए तो 4 हो गया, यहाँ भी देखिए तो 4, यहाँ भी देखिए तो 4, यानी सब अपना ऑक्टेट पूरा करा। तो यहाँ पे क्या, ये डबल बॉन्ड बना रहा है। तो डबल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बताया था, ENE एल्कीन ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका बेंजीन है, ठीक है ना। इसका कॉमन नेम क्या है, बेंजीन है। तो यहाँ पे क्या है, ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो आपका अनसैचुरेटेड है। एक सैंपल प्रॉब्लम इसमें भी लेते हैं। एक आपका NCERT बेस्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना। हमारा जो साइक्लोपेंटेन है इसका फार्मूला क्या है और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है। साइक्लोपेंटेन का फार्मूला क्या होगा, C5H10, ठीक है ना। अगर ये 8 ग्रुप का है तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। जो आपका एल्कीन का फार्मूला होता है, ठीक है ना, वही सेम फार्मूला होता
साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का अगर वो एल्केन ग्रुप में आता है, मींस सिंगल बॉन्ड में अगर आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोपेंटेन का फार्मूला क्या हो जाएगा, पेंटेन का मतलब क्या होता है, कार्बन का 5 एटम होना चाहिए। तो जब कार्बन के 5 एटम होंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 10। तो ये तो फार्मूला हो गया। अब इसका हमको बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो पहले क्या करेंगे हम, तो पहले इसका ये बना लेंगे। यहाँ पे कार्बन कितना हो गया, 5, और सब कार्बन के साथ हमारा 2 हाइड्रोजन एटम कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब हमको यहाँ फाउंड करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फाउंड करना है। तो जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे कार्बन, यहाँ पे लेंगे ऐसे, और यहाँ पे लगा देंगे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे डॉट लगा के यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। फिर यहाँ पे लगाएंगे एक C, फिर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा इन दोनों के बीच में फिर आपका एक कार्बन और चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है सेम यहाँ पे एक क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो हमने आपको प्रीवियस वाले चैप्टर 3 में, प्रीवियस वीडियो में हमारा वहां पे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या देखिए, कार्बन कितने, कार्बन के पास यहाँ पे कितना होगा, तो 4 2, और यहाँ पे इसके साथ ये अपना ये भी ऑक्टेट पूरा कर लिया। अगर इसका देखा जाए तो ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। यहाँ देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये भी ऑक्टेट पूरा कर लिया, और आपका यहाँ भी ऑक्टेट पूरा कर लिया, और ये आपका यहाँ भी ऑक्टेट पूरा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये आपका जो ए वाला है, ये 2 कार्बन एटम के बीच में शेयरिंग है, यहाँ पे कार्बन एटम के बीच में शेयरिंग है यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। ऑक्टेट नहीं, हाइड्रोजन में कितना होता है, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे ऑक्टेट केवल कार्बन के लिए होगा, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से अपना ये कंप्लीट कर लेगा। तो इनर्ट गैस का जो आपका अचीवमेंट है, हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और कार्बन के लिए क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट आते हैं हम नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अब हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स है उसकी नेमिंग हम किस तरह करेंगे, ठीक है ना। तो उसको नेमिंग करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी आपके 2 नाम आते हैं, एक आपका होता है कॉमन नेम, कॉमन नेम, एंड दूसरा होता है, सेकेंड होता है आपका IUPAC नेम, ठीक है ना। IUPAC क्या है, तो यहाँ पे है IUPAC जो है आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये 1958 में इसका शुरुआत। अब कॉमन नेम क्या, यूपीएससी नाम का। जैसे सपोज करिए कि अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो किसी का नाम घर पे क्या होता है, जो डोमेस्टिक नाम होता है, जैसे पिंटू हुआ, बट इसका स्कूल में क्या होगा, प्रवीण कुमार हो सकता है। तो वो जस्ट लाइक ऑफिशियल नेम है जो स्कूल में है, और जो घर पे है वो क्या आपका कॉमन नेम है, ठीक है ना। उसी तरह हमारे बहुत से ऐसे हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड है, कार्बन्स के ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका IUPAC नाम कुछ और है, जिसको कहते हैं ऑफिशियल नेम, और लेकिन उसको जो कॉमन नेम, ठीक है। जैसे हम खाने का सोडा कहते हैं बेकिंग सोडा, उसको बेकिंग सोडा बोलते बस, बट उसका जो फार्मूला होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे जो कॉमन नेम है और IUPAC नेम है, ठीक है ना,
तो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है ना, तो फर्स्ट लेते हैं। तो यहाँ पे समझने के लिए पहले नेमिंग होता कैसे है, ठीक है ना। तो नेमिंग क्या होता है उसको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर्स ऑफ कार्बन एटम, ठीक। और यहां पे लिख लेते हैं इंडिकेशन बाय राइटिंग। अगर कार्बन का जो एटम है, ठीक है ना, अगर 1 है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, ठीक। अगर 2 है क्या बोलते हैं, एथ। 3 है तो क्या है, यहां पे हो जाएगा प्रो। 4 है तो क्या हो जाएगा आपका, इसको बट नहीं बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं ब्यूट, इसलिए लिखते हैं हम क्या, ब्यूट बोलते हैं, ठीक है ना। ब्यूट से इसका प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है। 5 है तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ। 6 है तो एक्स। 7 है तो फिफ्थ। अगर 8 है तो इसको बोलेंगे ऑक्ट, ऑक्ट। यहाँ पे सॉरी एक पेप नहीं, यहाँ पेंट है, ठीक है ना। आपका 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, ब्यूट, प्रोप, एथ, मेथ, हेक्स, आपका हेप्ट। और यहाँ पे 8 के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्ट। और 9 के लिए क्या हो जाएगा आपका, नॉन। और आपका 10 के लिए हो जाएगा डेक, लेकिन इसको पढ़ते हैं डेक पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेक, तो ये आपका इंडिकेशन बाय राइटिंग। अब यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे और क्या होंगे फर्दर। बट यहाँ पे जो कार्बन नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स, अगर नंबर्स ऑफ कार्बन एटम अगर 1 है तो उसको हम मेथ से शुरू करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं आपका अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइल, ठीक है ना। इसमें क्या था, सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या वर्ड जुड़ेगा, ये लास्ट का एन जुड़ जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, ई सब में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह अगर ये डबल बॉन्ड है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, तो यहां पे क्या वर्ड जुड़ जाएगा, ई जुड़ जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, सब में ई आपका सब में ऐड हो जाएगा। अगर इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, सब में आपका वाई ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है। तो इस तरह आपका नेमिंग होता है। अब एक एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हम अल्केन ग्रुप का अगर एग्जांपल है, फर्स्ट लेते हैं हम, इसको क्या बोलेंगे, अगर इसकी बॉन्डिंग करें तो क्या, कार्बन का सिंगल एटम। अगर कार्बन का सिंगल एटम था तो क्या होता था, हम लिखेंगे मेथ। और ये कौन से ग्रुप पर, सब में सिंगल ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो ये हो जाएगा मीथेन, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम लें, ठीक है, अगर इसका फॉर्म करें तो यहाँ कार्बन के कितने एटम्स है, केवल हमको कार्बन के एटम्स के काउंट करना है, कितने, 2 है। 2 के लिए हमारा क्या वर्ड आता था, एथ आता था। अब यहाँ पे बॉन्ड क्या है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब एल्केन ग्रुप का है, क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। इसी तरह अगर लिखा जाए, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब हम इसको आपका यहां पे हाइड्रोजन के कितने एटम थे, 8 है, 3 इधर, 2 5 और 3 इधर 8। और कार्बन क्या, इवरी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड है और कितने कार्बन के एटम है, 1 2 3। ये क्या हो जाएगा आपका, 3 के लिए क्या था, प्रो, उसमें ए वर्ड, ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है ना। तो
तो अब इसका जो IUPAC नेम है और कॉमन नेम है, दोनों क्या है? सेम। यहाँ पे कॉमन नेम भी वही है और IUPAC नेम भी यही है, ठीक है ना। तो आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अगर इसी तरह हम, ठीक है, अगर इसकी करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ हाइड्रोजन के कितने 10 एटम्स है और कार्बन के कितने 1 2 3 एंड 4 है और सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हमने बोला था ब्यूटेन, ठीक है ना। आपका ये ब्यूटेन हो गया। लेकिन इसका जो कॉमन नेम है क्या है? इसका कॉमन नेम है एन ब्यूटेन, ठीक है ना। एन ब्यूटेन को बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है ना। अब इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं C5H10। अगर इसकी नेमिंग करें तो क्या हो जाएगा? CH3, CH2, CH2, यहाँ कितना हो गया? कार्बन एटम कितने हैं? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3। यहाँ कितने हो गए? आपके 10। और यहाँ पे कार्बन एटम कितने? 5 के लिए हमने क्या बोला था? पेंट यूज करते हैं और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? ये पेंटेन है। तो इसका IUPAC में इसका नेम क्या होगा? पेंटेन। बट इसका कॉमन नेम क्या है? इसको बोलते हैं एन पेंटेन, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है ना। अगर इसी तरह जब लंबी चेन हो तो इसको बोलते हैं हम पेरेंट चेन, ठीक है ना। ये आपका पेरेंट चेन है। जब इसमें कोई ब्रांच चेन ऐड हो जाए, जैसे हम उसकी नेमिंग कैसे करते हैं? हाइड्रोकार्बन में जहां से ब्रांच चेन ऐड हो, ठीक है ना। जैसे सपोज करके ठीक है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते थे? मेथिल, मेथाइल, जो भी कह लीजिए, मेथिल। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ब्रांच चेन जुड़ा हुआ है। तो जहां पे ब्रांच चेन जुड़ा है, ठीक है ना, तो जो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट चेन होती है उसी को, अगर इधर से भी अगर इसकी काउंटिंग करें तो भी ये दूसरे नंबर पे, इधर से भी करें तो भी दूसरे नंबर पे। बट अगर ए ग्रुप और बड़ा होता तो जहां पे नजदीक रहता काउंटिंग हम वहां से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 आपका 3। तो 2 पे हमारा क्या है? ए ग्रुप जुड़ा हुआ, इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा 2 मेथिल 1 2 3। 3 के लिए क्या बोलते हैं? प्रोपेन, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेन, क्योंकि 3 के लिए हमारा प्रो, उसमें चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? 3 मेथिल 2 मेथिल प्रोपेन। ये 2 पे हमारा जुड़ा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इसी तरह इसका कॉमन नेम क्या? ये तो IUPAC नेम हो गया, IUPAC नेम आपका हो गया 2 मेथिल प्रोपेन। बट इसका कॉमन नेम क्या? इसका कॉमन नेम बोलते हैं आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। इसका कॉमन नेम हो गया आइसोब्यूटेन। इसी तरह अगर हम यहाँ पे और लेते हैं एक एग्जांपल, आपका ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच चेन क्या है? ब्रांच चेन यहां से पास में, इधर क्या है? इधर से 3rd नंबर पे। तो हम यहाँ पे जो नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना, जहां से ब्रांच, फर्स्ट क्या लेते हैं? फर्स्ट हम लेते हैं इसका पेरेंट चेन क्या होता है। तो पेरेंट चेन क्या? हमारा पेरेंट चेन है। और ब्रांच चेन क्या? हमारा ए। तो ब्रांच चेन में जो ब्रांच जो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये ब्रांच जो जुड़ा हुआ है, इसमें देखते हैं कि एक किसके पास में है। स्टार्टिंग में कहां से कार्बन एटम? इस कार्बन एटम की स्टार्टिंग में पास में। तो नंबरिंग क्या करेंगे? इधर से करेंगे 1 2 3 एंड 4। जो लॉन्ग चेन होता है हम उसी को नंबर्स करते हैं। अगर हम नंबरिंग अगर इधर से करते हैं 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर से ब्रांच चेन ऐड होता है जो पास में रहता है, तो नंबरिंग हम उधर से करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। क्योंकि आपके कोर्स में ए ब्रॉड में नहीं है, जब नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो इसमें और भी ग्रुप जुड़ेंगे तो वहां पे क्लियरली होगा। तो यहाँ पे केवल आप
थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम नेमिंग 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मेथिल अल्काइल ग्रुप जो किससे जुड़ा है, ये आपके 2 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा है। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, पहले जो ब्रांच नेम जुड़ा हुआ उसका लिखेंगे 2 मेथिल, ठीक है। कितना कार्बन एटम है, 1 2 3 एंड 4। 4 को हम क्या बोलते थे, ब्यूट वर्ड यूज करते थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्यों, क्योंकि इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, तो 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मेथिल आपका ब्यूटेन हो गया। अब इस तरह एग्जांपल और लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी 2 ब्रांच चेन लगी हुई, ठीक है ना। तो अगर इसकी नंबरिंग करें तो क्या है, इसकी इधर से या उधर से कहीं से दोनों तरफ कार्बन एटम सेम डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे 1 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी नेमिंग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पे क्या है, एक इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर मिथाइल ग्रुप है, क्या लिखेंगे 2 2 आपका क्या हो जाएगा, डाई मेथिल, ठीक है। 2 2 डाई मेथिल क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 1 2 3 प्रोपेन, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा IUPAC नेम, बट इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इसको बोलते हैं नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। और यहां पे जो कॉमन नेम होगा 2 मेथाइल ब्यूटेन, ये क्या है, IUPAC नेम है, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसोपेंटेन, ठीक है ना। इसमें कार्बन के टोटल कितने एटम है, 1 2 3 4 एंड 5 थे, इसलिए आइसोपेंटेन है। यहाँ पे कार्बन के 5 एटम है, तो यहाँ पे हो जाएगा नियोपेंटेन, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। लेकिन इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 पे ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह हम इसकी नेमिंग करते हैं। अब दूसरे ग्रुप का देखते हैं, अब डबल बॉन्ड का देखते हैं। हमारा जो डबल, जैसे एग्जांपल है C2H4, यहां पे क्या है, अब यहां पे डबल बॉन्ड है। मैंने बताया था डबल बॉन्ड कौन से ग्रुप का होता है, एल्कीन ग्रुप का होता है। तो यहाँ पे जो कार्बन के कितने एटम है, 1 एंड 2 है, तो 2 के लिए क्या यूज करते थे, 2 के लिए यूज करते थे एथ, इसमें क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एथीन, बट इसका कॉमन नेम क्या, कॉमन नेम इसको बोलते हैं एथिलीन, ठीक है ना। इसका कॉमन नेम एथिलीन है, बट इसको बोलते हैं एथीन। तो आपका कॉमन नेम, इसी तरह का एक एग्जांपल और है, ठीक है। अगर इसका बनाया तो क्या हो जाएगा, आपका H6 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेमिंग कर लेंगे, 1 2 3 कार्बन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपीन हो जाएगा, यानी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा IUPAC नेम। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम बोलते हैं प्रोपिलीन, ठीक है। तो कॉमन नेम इसको प्रोपिलीन है, और जबकि IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपका प्रोपिलीन, यहाँ पे IUPAC नेम है, हम थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन आप लोग IUPAC, ठीक है, हाथ लिखने में छूट जाता है, तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। IUPAC नेम आपका प्रोपीन है, बट यहाँ पे जो इसका कॉमन नेम है क्या है, प्रोपिलीन है। इसी तरह अगर हम ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जांपल लें, ट्रिपल बॉन्ड में देखते हैं,
ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब इसकी बॉन्डिंग कर दो तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो यहाँ पे क्या होगा, 3 और 3 इसका 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इसका 8 उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या था हमारा अल्काइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, 2 कार्बन एटम 1 और 2। तो 2 के लिए हम क्या यूज करते थे, एथ वर्ड यूज करते थे। तो एथ में हमारा YNE ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथाइन। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। बट इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम इसको बोलते हैं एसिटिलीन, ठीक है ना, एसिटिलीन। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसका अगर करते हैं, आपका C3H4, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, C3H4। यहां पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 कार्बन एटम है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 के लिए यूज करते थे प्रो, इसमें YNE ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपाइन। बट इसका कॉमन नेम यहां पे क्या है, कॉमन नेम इसको बोलते हैं मेथिल एसिटिलीन, ठीक है ना। ये मेथिल एसिटिलीन इसका कॉमन नेम है, बट इसका IUPAC नेम क्या है आपका, प्रोपाइन है, ठीक है ना। तो इस तरह हमारा नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग हम कैसे करेंगे, तो एक मैंने बड़ा सा एग्जांपल ले लिया ताकि इसके बाद आप लोग को समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखा जाए तो 2 ब्रांच चेन जुड़ी है। एक ये क्या है, ये अल्काइल ग्रुप मैंने बताया था, अगर इस तरह का हो तो अल्काइल ग्रुप होता है। और यहाँ पे C2H5 है, ये भी अल्काइल ग्रुप। अगर इन दोनों को मिला दिया तो क्या हो जाएगा, C2H5। तो एक ग्रुप ए, जो एक ऐड ए है और एक ए है। ये क्या है, ये आपका मिथाइल है और क्या है, एथिल है, ठीक है, एथिल और मेथिल है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारा जो ब्रांच चेन जुड़ा है सबसे नियरेस्ट कहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, ये आपका 1 2 2 कार्बन एटम्स के बाद है, और यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, 1 2 और 3 कार्बन एटम के बाद है। तो सबसे नियरेस्ट जो ब्रांच चेन क्या है, हमारा सबसे नियरेस्ट ब्रांच चेन आपका एक मेथिल ग्रुप का है। तो हम इसलिए इसकी नेमिंग किधर से करेंगे, हम इधर से करेंगे। और हम सबसे लंबी चेन को देखते हैं। तो लंबी चेन कौन सा, अगर यहाँ 1 2 3 4 यहाँ पे 5 करें, अगर इधर से टर्न करते हैं तो यहाँ 7 तक ही जाता है, और इधर से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 तक जाता है। तो जो सबसे लंबी होती है उसको पकड़ते हैं। तो सबसे लंबा कौन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 वाला सबसे लंबा है, ठीक है। अगर इधर हम टर्न करते हैं तो 6 7 तक ही जाता है। तो सबसे हम लंबी चेन पकड़ लिए। अब क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ब्रांच चेन जो अटैच्ड है किसके साथ जुड़ी है, कौन से कार्बन एटम के साथ जुड़ी है, एक 3rd नंबर के कार्बन एटम के साथ जुड़ी है। क्या हो जाएगा, 3 आपका मेथिल। अब आपका 5 क्या हो जाएगा, एथिल, ठीक है। 3 मेथिल 5 एथिल, और क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में क्या सा ग्रुप लगता है, अल्केन ग्रुप लगता है। तो उसमें लास्ट में क्या ग्रुप अटैच होगा, ANE, क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, ठीक है ना। बट ए अभी करेक्ट नहीं है। किस लिए करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमको अल्फाबेटिकल भी अरेंज करना होता है। यहाँ पे क्या है, जो यम वर्ड आया और जहाँ यहाँ पे ई वर्ड आया, अल्फाबेटिकल में ई पहले आता है, यम क्या होता है बाद में आता है। तो इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 एथिल 3 मेथिल ऑक्टेन, ठीक है ना। ये हमारा आपका, तो आपका ये 5 एथिल 3 मेथिल ऑक्टेन आपका ये करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका हो गया IUPAC नेम। अब नेक्स्ट आएंगे आइसोमर। नेक्स्ट आते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या है, व्हाट इज आइसोमर्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
which have same molecular formula but different structure are called आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या है? हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके फार्मूला तो सेम हो बट उनका स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो। ये जब हमारा कार्बन के 4 आर मोर देन 4 एटम्स हो, ठीक है ना, तो वहां पे हमारे आइसोमर्स फाइंड होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है? कार्बन के मिनिमम 4 एटम्स या उससे अधिक हो। जैसे सपोज करिए मीथेन हुआ, इथेन हुआ, प्रोपेन हुआ। इसमें क्या है? इसमें आइसोमर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो भी चेन होगी सेम होगी। बट अगर हम नेक्स्ट लेते हैं, अगर ब्यूटेन ले, ठीक है ना, ब्यूटेन का क्या होता है? एग्जाम्पल नहीं, अगर हम ब्यूटेन का क्या होता है? C4H10 होता है। अगर इसका हम करें तो क्या हो जाएगा? एक तो बनेगा CH3, CH2, CH2 एंड CH3। ये फर्स्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है ना। और इसका IUPAC नेम में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन है। यहाँ पे क्या है? C4H10 है। सेकेंड एक स्ट्रक्चर है तो क्या हो सकता है? यहाँ पे क्या है आपका? एक सेकेंड स्ट्रक्चर है। यहाँ भी क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका है? C4H10 है। यहाँ भी कार्बन के कितने हैं? 4 एटम्स हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 4, 7, 3, 10 है। और यहाँ भी स्ट्रक्चर सेम है। तो यहाँ पे क्या है? ये आपका कहलाता है 2 मेथिल प्रोपेन। यहाँ पे IUPAC नेम क्या है? 2 मेथिल प्रोपेन है। और बट इसको क्या बोलते हैं हम? आइसोब्यूटेन बोलते हैं। आइसोब्यूटेन ये आपका कॉमन नेम था। यहां पे क्या है? दोनों में मॉलिक्यूलर जो फार्मूला हो क्या है? सेम है। यहां भी कार्बन के 4 एटम्स, हाइड्रोजन के 10 एटम्स है। यहां भी कार्बन के 4 एटम्स और हाइड्रोजन के 10 एटम्स है। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे स्ट्रक्चर एक लॉन्ग चेन है। बट यहाँ पे क्या है? एक लॉन्ग चेन के साथ एक मिथाइल ग्रुप भी ऐड है। तो यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स है क्या है? दोनों इक्वल है बट स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट है। तो हमारा आइसोमर्स उसको बोलते हैं आइसोमर्स, जिसमें हमारा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो बट आपका स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो। तो यहाँ पे आपके ब्यूटेन का कितना है? हमारे 2 आइसोमर्स यहाँ पे अवेलेबल है। एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन, एक होता है आइसोब्यूटेन, ठीक है ना, जिसको हम IUPAC में कहते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर इसी तरह हम पेंटेन का एग्जांपल लेते हैं C5H12, आपको इस पेंटेन बोलते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर करें तो क्या हो जाएगा? CH3 5, 7, 9, 12। यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स है? 5 है। इसको बोलते हैं हम पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है। और इसका जो कॉमन नेम है क्या है? N पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन। ये आपका IUPAC नेम है, ये आपका कॉमन नेम है। क्लियर है? आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C5H12। अगर इसका सेकेंड स्ट्रक्चर है तो क्या हो जाएगा? यहां भी क्या है? हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 6, 7, 9, 12 है। कार्बन कितने? 5 है। बट इसका अगर नॉमेनक्लेचर करें तो क्या हो जाएगा? आपका 2 मेथिल आपका ब्यूटेन। इसको बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन। ये आइसोपेंटेन है, ये आपका
IUPAC नेम है। तो आपका 2 मेथिल ब्यूटेन, यहाँ पे स्ट्रक्चर भाग क्या है, स्ट्रक्चर हमारा चेंज है, इसलिए यहाँ पे नाम भी इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। बट यहाँ पे भी कार्बन के 5 एटम्स है, हाइड्रोजन के 12 एटम्स है। यहाँ भी क्या है, C5H12 भी है, यानी यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन क्या है, स्ट्रक्चर यहाँ डिफरेंट है। तो क्या इसको बोलते हैं, आइसोमर्स। इसी तरह इसका एक और पाया जाता है, आपका यहाँ पे 3 है, ठीक है। इसके पेंटेन के आपके 2 आइसोमर्स हैं, कौन कौन से, एक आपका देखिए इसके में क्या है, यहाँ भी 5 एटम्स है और आपका 12 हाइड्रोजन के है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, ये आपका हो जाएगा IUPAC नेम, ठीक है। और इसको कॉमन नेम क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन, ठीक है। तो यहां पे क्या है, आपका IUPAC नेम है 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन और नियोपेंटेन इसको बोलते हैं। यहां भी कार्बन कितने हैं, यहां भी अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो क्या है, C5H12, यानी इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में, तीनों स्ट्रक्चरों में जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो क्या सेम है, बट इसका स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट है। तो आइसोमर्स क्या है, हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, बट उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो हम उसको बोलते हैं आइसोमर्स। ऐसे आपके हेक्सेन में भी आता है। यहाँ पे अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेता है, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एनी 2 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, हमें हेक्सेन का तो आइसोमर्स का फार्मूला लिखना है। हमारा हेक्सेन क्या होता है, C6H14, अगर इसका देखा जाए तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5 एंड फाइनल क्या हो जाएगा 6। ये हमारा हेक्सेन है। अब इसका हमको 2 आइसोमर्स लिखना है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा CH3 एनी टू कोई लिखना 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे हमने एक यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है ना। इसका नेमिंग करें तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। यहाँ भी इसका फार्मूला क्या है, टोटल क्या है C6H12 है। एक और लिखना है हमको, कितना है Ni2 है। सेकेंड क्या हो जाएगा, जैसे ले लें एग्जांपल CH3 CH CH CH3, एक आपने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, एक यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। इसको अगर क्या देखा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम्स यहाँ भी है और हाइड्रोजन एटम कितने हैं 3 6 7 8 3 11 और 3 12 14। यहाँ पे कितना हो जाएगा C6H14, यहाँ भी हाइड्रोजन के 14 एटम्स हैं और कार्बन के 6 एटम्स हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या, यहाँ पे स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, यहाँ का स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तीनों में सेम है। तो यहाँ पे और भी आइसोमर्स होंगे, बट हमें Ni2 देना है। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, नेमिंग हो जाएगा। इसका नेमिंग अगर करें तो क्या हो जाएगा 3 4 होगा। यहाँ पे ब्रांच जुड़ा मेथिल, यहाँ पे मेथिल जुड़ा, तो क्या हो जाएगा 2 3 डाई मेथिल आपका ब्यूटेन। ये क्या 1 2 3 4 कार्बन एटम्स लॉन्ग चेन में है तो ब्यूटेन हो गया। 2 पे भी आपका मेथिल ग्रुप है, 3 पे भी मेथिल ग्रुप है, तो 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन। ये आपका हो जाएगा IUPAC नेम हो गया। और इस तरह आपके आइसोमर्स होंगे, ठीक है, ओके।